हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डायमेंशनलेस आर्ट एकेडमी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम प्रिटी श्योर मैं आपकी सिचुएशन समझ पा रहा हूँ। एक टैब में आपके पीडीएफ ओपन होंगे, दूसरे टैब में 3-4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स होंगे एंड कुछ 10-4 लोग जो हैं आपको बोलेंगे कि भाई पूरा सिलेबस कर लो, ये यूनिट कर लो, ये यूनिट कर लो। बट एक्चुअली में भाई पढ़ना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑनेस्टली ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पढ़ना क्या है। एंड बिकॉज यूजीसी नेट की प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं है कि पूरा सिलेबस उठाओ और पूरा सिलेबस पढ़ो। जो पैटर्न यूजुअली लोग यूज़ करते हैं एग्ज़ाम सेट करने के लिए, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो एक बहुत ही क्लियर पैटर्न है। कुछ टॉपिक्स हैं जो बार बार पेपर में आते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल नहीं आते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो रेयरली कभी कभी पूछे जाते हैं। तो हम अपनी एनर्जी कहाँ पर लगानी है उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, और कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, उन सब चीज़ों की हम आज बात करेंगे। 2 यूनिट्स हैं जो आपका स्कोर बना सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूनिट है वो है वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री। लेकिन वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि पिकासो का नाम सुना है और बस आपको क्वेश्चन आ गया और आप उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, आपको सीक्वेंस समझना है। मैनरिज्म, फिर बरोक, फिर रोकोको, फिर न्यू क्लासिज्म, रियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, फॉविज्म, क्यूबिज्म, फ्यूचरिज्म, दादाइज्म, सरलिज्म, ये सारे जितने भी आपके क्रोनोलॉजी में इज़म्स हैं, जितने भी आपके मूवमेंट्स, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। मूवमेंट में भी अप्रॉक्सीमेट डेट, इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट, इंपॉर्टेंट आर्ट वर्क्स, या बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि मूवमेंट कब हुई थी, उसकी अप्रॉक्सीमेट डेट क्या है, उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट कौन कौन से हैं और उसके इंपॉर्टेंट आर्ट वर्क्स क्या हैं। अगर इतना पढ़ लोगे वेस्टर्न आर्ट में बहुत है। उसके बाद सेकंड नंबर जो है वो आता है नंबर 2, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट। पेपर में मॉडर्न इंडियन वेस्टर्न आर्ट से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले बंगाल स्कूल की अगर हम बात करें, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर की, नंदलाल बोस, गगनेंद्रनाथ टैगोर और उनके एसोसिएट आर्टिस्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट के ग्रुप्स, कौन कौन से ग्रुप्स बने थे, जैसे प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप है, कलकत्ता ग्रुप है, दिल्ली शिल्प चक्र है, ठीक है, चोलामंडल के आर्टिस्ट हैं। इनके फाउंडर्स कौन थे, कब बना था, ये क्यों बना था, इनकी आर्टिस्टिक अप्रोच क्या थी, ये सब आपको पता होना चाहिए। और इन चीज़ों से आपको एक क्रोनोलॉजी बनानी है। तो आपको एक टाइमलाइन पता होना चाहिए और उसकी एक क्रोनोलॉजी आपको बनाना सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको अरेंज करने हैं आर्टिस्ट और उनका टाइम पीरियड और उनके आर्ट वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं अमृता शेरगिल, ठीक है, जमनी रॉय, एम.एफ. हुसैन, बी.एस. गायतोंडे, ये सारे आर्टिस्ट हैं। तो ये सारे आर्टिस्ट किस टाइम पर इन्होंने काम करना शुरू किया था, इनकी क्रोनोलॉजी क्या है, इन्होंने कौन से काम किए थे, ठीक है। तो अगर आप एक टाइमलाइन पे इनको पुट करना शुरू करोगे एज ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा एग्ज़ाम में। सो अगर एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से अगर हम सोचते हैं और अगर हमारे पास 2 वीक्स बचे हैं और अगर हम सोच रहे हैं कि हम अभी टाइमलाइन बनाना शुरू करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने के टाइम पर ही आपको क्रोनोलॉजी बनानी पड़ेगी, आपको एक टाइमलाइन बनानी पड़ेगी जहाँ पर आप जो भी आर्टिस्ट को पढ़ रहे हो उसको उस ईयर वाइज पुट करना आपको ज़रूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टूडेंट्स यूजुअली देखते हैं कि क्या पढ़ना है, लेकिन स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो ये है कि कैसे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। बिकॉज क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ आ गया तो प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली स्मार्ट हो ही जाएगी आपकी। तो मैंने रिपीटेडली 3 टाइप के जो हैं पैटर्न्स जो हैं ओवर द ईयर्स देखे हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न जो है वो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट्स एक मिस्टेक जो करते हैं वो ये है कि वो फैक्ट्स याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उसमें आपको रिलेशनशिप्स बिल्ड करने पड़ते हैं कि ये पहले आर्टिस्ट आया था, फिर उसके बाद ये दूसरा आर्टिस्ट आया था, फिर ये तीसरा आर्टिस्ट आया था, और उसने क्यों जो आर्ट है उसको चेंज किया। हम अलग अलग आर्टिस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि पहले मान लीजिए लियोनार्डो आया, फिर उसके बाद आगे रैम्ब्रा आया, उसके बाद फिर पिकासो आया, तो क्यों ज़रूरत पड़ी उस आर्टवर्क को चेंज होने की। तो ये सारी चीज़ें हमें, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात हम करते हैं तो हमें उसके साइड बाय साइड उस आर्टिस्ट की मूवमेंट का पता होना चाहिए, डायनेस्टीज़ का पता होना चाहिए, और इसके लिए आपको अगेन टाइमलाइन बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो टाइमलाइन बनाओ, वॉल पर चिपका दो अगर ज़रूरत है तो।
और उसको देखते रहो, उसको समझो कि कौन सा आर्टिस्ट किस डायनेस्टी का, किस टाइम पीरियड का, किस मूवमेंट का है और क्यों वो काम कर रहा है, ये वाला। तो एक लाइन में मूवमेंट्स लिख लीजिए, एक लाइन में अपनी डायनेस्टीज़ का नाम लिख लीजिए, एक लाइन में इलस्ट्रेशंस, अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप फोटोज चिपका सकते हैं पेंटिंग्स की जो उसने काम किए थे। तो आपको एक पूरा एक वॉल पे बड़े आराम से अलग अलग चीज़ें स्टिक करके आप उसको फ्लैश कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको टाइमलाइन बेस्ड काम करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग का। मैच द फॉलोइंग में आपको आर्टिस्ट को आर्टवर्क से मैच करना पड़ता है, आर्टिस्ट को इंस्टीट्यूशन से मैच करना पड़ता है, टर्म को डेफिनेशन से मैच करना पड़ता है, मटेरियल को टेक्निक से मैच करना पड़ता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। आप जिस भी आर्टिस्ट को पढ़ रहे हो उसमें क्रोनोलॉजी तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट आर्टिस्ट कौन है, आर्टिस्ट क्या है, मूवमेंट क्या है, उसकी टेक्निक क्या है, इंस्टीट्यूशन या ग्रुप से, वो कौन से ग्रुप से एफिलिएटेड है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद आता है थर्ड फॉर्मेट, असर्शन और रीज़न का। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है। यहाँ पर रट्टा नहीं चलता, ठीक है, आपको ऐसे रट्टा नहीं चलेगा यहाँ पर कि हाँ आपने टाइमलाइन याद कर ली कि हाँ ये पहले आया था, ये बाद में आया था। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करना पड़ता है। इसमें असर्शन ट्रू है कि रीज़न ट्रू है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको कि क्यों ट्रू है, क्यों फॉल्स है। ठीक है, इंडियन स्कल्पचर्स, और अगर हम टेक्निक्स की बात करें तो फिर ये वाली टेक्निक में कौन सा एलिमेंट यूज़ हो रहा है, कौन सा आप टूल्स यूज़ हो रहे हैं। अगर आपका प्रिंट मेकिंग है तो प्रिंट मेकिंग में कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, उन टूल्स को यूज़ करके क्या आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट निकल कर आता है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये असर्शन और ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज इसमें रट्टा नहीं चलता बिल्कुल भी। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ मुझे देखने को मिली है वो ये है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो आपका विजुअल आर्ट्स टॉपिक ही विजुअल आर्ट्स है, सब्जेक्ट विजुअल आर्ट्स है, तो ऑब्वियसली आप जो इमेजेस को है वो इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया अगर आपका प्रिंटर है तो आप फ़ोटोज़ ले सकते हो, छोटी छोटी फ़ोटोज़ टिक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, और टाइमलाइन में अगर आप बनाओगे और अगर आप ये जो इमेजेस हैं उनको रिकरिंग टाइम पे बार बार इनको देखते रहोगे और इनको एनालाइज करते रहोगे तो आपको एक टाइम पर याद हो जाएगा कि हाँ पिकासो का ब्लू पीरियड कौन सा था, उसका पिंक पीरियड कौन सा था, उसमें कितनी पेंटिंग्स बनी थी और कौन कौन सी पेंटिंग्स थी, उसका नाम क्या है, द गिटारिस्ट कौन से पीरियड से है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपको, मान लीजिए अगर इमेज आती है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उस तरीके से आपको क्वेश्चंस जो पुट होते हैं वो ये है कि आर्टिस्ट कौन था, आर्टिस्ट का आर्टवर्क का टाइटल क्या था, किस सीरीज से आया है, मीडियम क्या है उस पेंटिंग का या फिर उस स्कल्पचर का या फिर XYZ जो भी आपका आर्टवर्क है, डेट क्या है, कौन से इंस्टीट्यूशन से वो एफिलिएटेड था, वो सारी चीज़ें आपको, कौन सी डायनेस्टी से आपका एफिलिएटेड था, वो सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगेन आपको पेंटिंग्स देखनी पड़ेंगी, आपको इमेजेस देखनी पड़ेंगी और आपको उनको एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो आते हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सी बुक्स हैं, कौन सा इंडियन एस्थेटिक्स में रसा थ्योरी क्या है, अभिनव गुप्त कौन था, चित्रसूत्र क्या है, और वेस्टर्न एस्थेटिक्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सूजन लैंगर कौन है, लियो टॉल्स्टॉय कौन है। ठीक है, ये सारे जो इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं, आनंद कुमार स्वामी कौन है, आर्ट हिस्टोरियंस आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इंडियन एस्थेटिक्स में और वेस्टर्न एस्थेटिक्स में याद रखनी पड़ती है। तो आपको क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी, तो उसमें ऐसे एज्यूम नहीं करना है कि एस्थेटिक्स से ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। क्वेश्चंस बनते हैं, बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, और थिंकर की थ्योरी, उस थ्योरी से निकली हुई बुक या फिर कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो आपको इसमें रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोस्टली जो बुक्स हैं वो कई बार हम भूल जाते हैं। तो एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे कांत है, कांत की थिंकर एक कांत है, उसका थ्योरी क्या है, उसकी एस्थेटिक्स की थ्योरी है, या फिर क्लाइव बेल है, क्लाइव बेल की एक एस्थेटिक्स की थ्योरी है। उसमें कांत ने कौन सी बुक लिखी है, जैसे क्रिटिक ऑफ जजमेंट उसने एक बुक लिखी है, ठीक है, और उसमें कौन सा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है।
तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस याद रखने हैं और आपको थिंकर्स के बारे में याद रखना है और साइकोलॉजिस्ट के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कार्ल युंग है, सिगमंड फ्रॉइड है, इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है इंडियन टेम्पल एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इंडियन टेम्पल एंड आर्किटेक्चर भी एक टॉपिक है जिससे कई क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। उसमें आ जाता है कि गर्भगृह क्या है, मंडप क्या है, गोपुर क्या है, शिखर क्या है, विमान क्या है, ये सारे क्वेश्चंस कि कौन सा मंदिर कहाँ पर बना है, किस डायनेस्टी ने कौन सा मंदिर बनाया है, गुप्ता आर्ट में कौन सी केव्स बनी थी, ठीक है, भिमबेटका केव्स कहाँ पर है, अजंता केव्स कहाँ पर है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर और इंडियन केव्स और इन सब से निकल कर आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्रोनोलॉजी याद करने की ज़रूरत है। आपको देखना है कि कौन से डायनेस्टी से कौन सा टेम्पल निकल कर आया है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं फोक आर्ट के ऊपर और ट्राइबल आर्ट के ऊपर। तो वर्ली, मधुमरी, ये सारे जो फोक आर्ट्स हैं जैसे कोलम है, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आर्ट फॉर्म कौन से स्टेट से रिलेटेड है। जैसे मधुबनी है वो कौन से स्टेट में निकल कर आया था। फिर उसके बाद उसकी विजुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, या फिर फड़ है या फिर पट्टचित्र है, ये सारे जो है ये कौन सी स्टेट से निकल कर आए हैं। जड्डू पट्टचित्र है, ये सारे जो जितने भी फोक आर्ट्स हैं हमारे छोटे छोटे, वर्ली आर्ट है, ये कहाँ से निकल कर आया है, ये सारा आपको याद रखना है। तो आपको आर्ट फॉर्म याद रखना है, फोक आर्ट का फॉर्म कौन सा है, उसका स्टेट और रिलीजन कैसा है और उसकी विजुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ईजी है, कुछ ज़्यादा फोक आर्ट, ट्राइबल आर्ट के क्वेश्चंस बनते हैं बट इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं हैं। अगर आप याद रखोगे कि कौन सा फोक आर्ट कहाँ से निकल कर आया है, तो ये सिर्फ याद रखने वाला एक मेमोराइज करने का एक पार्ट है। उसके बाद साउथ ईस्ट एशियन आर्ट के कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं कि जापानीज़ आर्ट में यूकी ई बहुत इंपॉर्टेंट है, यामाओटे ई बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइनीज़ आर्ट, चाइनीज़ स्क्रॉल पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ ईस्ट एशिया में कई बार एंकोर वट, एंकोर थॉम के बारे में कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कंपैरेटिवली पेपर में रेगुलरली अपीयर होते हैं और सेम से क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो इसमें इतना ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा एक महीना जो है साउथ ईस्ट एशियन आर्ट पढ़ने में लगा दो और उसके बाद आपको पता चले कि ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको मेन फोकस जो रखना है वो जो मैंने आपको शुरू में पार्ट 1 में बताया कि वेस्टर्न और इंडियन आर्ट के कुछ कंसेप्ट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली पढ़ना कैसे है, तो पैसिव रीडिंग आपको बंद करनी पड़ेगी। आपको 4-4 घंटे बुक्स खोल के 4-4 बुक्स पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आर्टिस्ट आपने पढ़ा, उसको टाइमलाइन पे ऐड करो। आपने कोई मूवमेंट पढ़ी, उसको आपको टाइमलाइन पे ऐड करना पड़ेगा। आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज तरीके से मिली, आपको उसको टाइमलाइन पे ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको जो है कंटेंट को अरेंज करना पड़ेगा। इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नंबर 2 इज़ फ्लैश कार्ड्स बनाओ। ठीक है, तो आर्टिस्ट और आर्टवर्क का फ्लैश कार्ड बना लो। फिर उसके बाद टर्म और डेफिनेशन का फ्लैश कार्ड बना लो। आर्टिस्ट और मूवमेंट का फ्लैश कार्ड बना लीजिए। आर्टिस्ट और इंस्टीट्यूशन का फ्लैश कार्ड बना लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो फ्लैश कार्ड्स बनाना इज़ व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम, और फ्लैश कार्ड्स देखने कब हैं, जब आपको रिवाइज करना है। उसके बाद आता है विजुअल प्रिपरेशन। ठीक है, विजुअल प्रिपरेशन का मतलब है कि आपको फोटोज देखनी है, वीडियोस देखनी है, आर्ट वर्क की वीडियोस देखनी है। जितना कंटेंट आप देखोगे उतना आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको जितना हो सके उतना विजुअल कंटेंट कंज्यूम करना है। प्रिंट्स देखो, स्कल्पचर्स देखो, पेंटिंग्स देखो, ब्रेन में अपने इमेजेस पुट करो इन सब आर्टवर्क्स की कि किसने क्या चीज़ बनाई, कब बनाई, और ये सारा कुछ आपको विजुअली देखना है, जिससे आपको बहुत ईजी रहेगा एक चीज़ को याद रखना। उसके बाद आता है टाइम को वेटेज देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आपको उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कि आपको किस टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना है। जैसे वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडियन कंटेम्प्रेरी है, ये सारे जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इनको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है इंडियन आइकोनोग्राफी, आर्किटेक्चर और प्रिंट मेकिंग। ये भी इक्वल ही इम्पॉर्टेंट हैं, बट इनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना होता। उसके बाद आता है एस्थेटिक्स, फोक आर्ट और ट्राइबल आर्ट, इनको थोड़ा सा और कम टाइम देना होता है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आप प्रिपेयर करोगे तो आपका जो है इजी रहेगा आपको यूजीसी नेट जेआरएफ विजुअल आर्ट्स में सक्सेस पाना। उसके बाद आता है क्वेश्चन फॉर्मेट्स। ठीक है, तो एमसीक्यूज,
टेस्ट पेपर्स लीजिए, हम आपको टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट बुकलेट्स आती हैं, ठीक है, एमसीक्यूज आते हैं, हर एक सेशन के बाद आपको एमसीक्यू की बुकलेट्स मिलती हैं जो आपको क्वेश्चंस देते हैं, जो आपको एग्ज़ाम पैटर्न के सिमिलर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। और ऐसा हो सकता है कि सेम क्वेश्चंस जो हैं जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वही एग्ज़ाम में भी आए। इसके बाद आता है फाइनल एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, यूजीसी विजुअल आर्ट्स का एग्ज़ाम जो है वो बुक से पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। बुक्स पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, बट बुक्स ही पढ़ते रहना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, आपको हर एक आर्टिस्ट की स्टोरी के बारे में जानना है, आपको हर एक आर्टवर्क को बहुत ही डिटेल में जानना है, क्रोनोलॉजी सेट करनी है, टाइमलाइन बनानी है, आपको हर आर्टिस्ट को, हर मूवमेंट को, हर आर्टवर्क को एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, ठीक है। तो ये सारा जितना भी काम है वो सारा कुछ आपको करना ज़रूरी है। उसके बाद आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको कैसे एनालाइज करने हैं। तो इसके लिए एक डेडिकेटेड मैंने वीडियो बना रखी है जिसके ऊपर मैंने आपको बताया है कि कितने क्वेश्चंस कितने बार पेपर में आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपको बताई हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको और कंटेंट देखना है तो प्लीज़ फॉलो। Thank you.